हेलो फ्रेंड्स। रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। मई 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम ये आपका एग्जाम हुआ था ना रिटेल बैंकिंग का जीआईबी में, तब ये क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम रहता है। ऑनेस्टली बोले तो जो मई 2023 में आपका एग्जाम हुआ था तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, और अगर आप चाहें तो उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं टू हैंड्स ऐप में। वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि सिलेबस भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं है ना। वीडियोस भी देख सकते हो तो उनसे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। और आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सच में आपके पूछे गए थे, यानी हम सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये लिवरेज रेशो के ऊपर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद करके जाना है। ठीक है, लिवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? बोरोइंग कैपेसिटी, कितना आपने बोरो किया। ठीक है, अगर आप लिमिट से ज्यादा बोरो करते हैं तो क्या हो जाएंगे? बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसको रिपे करने की कैपेसिटी आपकी नहीं बचेगी। लेमन ब्रदर का केस हुआ था 2008 में, तो उनका जो लिवरेज रेशो है 30 क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो इतना ज्यादा लिवरेज रेशो था जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, उससे सारे इकोनॉमी को, सभी कंट्रीज को इम्पैक्ट उसका हुआ था। तो लिवरेज रेशो का क्या फॉर्मूला है, ये डेटा आपको गिवन रहेगा। बैंक के एसेट्स है 100, आप इस वैल्यू को लाख में रख लीजिए, मान लीजिए। लायबिलिटीज है 95 और बैंक कैपिटल है 5। ठीक है, तो बैंकों के पास 5 कैपिटल है, असेट्स है 100, लायबिलिटीज है 95। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लिवरेज रेशो। तो लिवरेज रेशो के लिए क्या हमें फॉर्मूला याद करना है? बैंक असेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। बैंकों के पास असेट्स कितने और बैंकों की कैपिटल कितनी है। ठीक है, अगर आप बैंकों के असेट्स को उसकी कैपिटल से डिवाइड करोगे तो आपको लिवरेज रेशो मिल जाएगा। तो इस केस में असेट कितना है? 100, बैंक कैपिटल कितना दिया है? 5। 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा? लिवरेज रेशो यहाँ पे इसमें हो जाएगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है लिवरेज रेशो का। फॉर्मूला आप लोग याद करके जाएंगे, बैंक असेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। ठीक है, असेट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे आपके पास, अगर हम आपके घर में आपके असेट की बात करें तो आपका घर आपके नाम पे, तो आपकी असेट्स होगी। ठीक है, जो चीज हमारी, जिसके हम मालिक है, वो हमारा असेट होता है। लायबिलिटीज, आपने मान लीजिए 10 लाख का पर्सनल लोन लिया, तो वो आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज एक टाइप का आप लोन बोल सकते हैं। ठीक है, बैंकों का कैपिटल क्या है? शेयर इश्यू करके जो पैसा बैंकों को मिला है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो आपका जो लिवरेज रेशो है इस केस में असेट डिवाइडेड बाय कैपिटल, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर इसमें हो गया। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके चाहिए। ए ऐसे, इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए बाय सी। ए हो गया आपका असेट्स और सी हो गया आपकी कैपिटल। ठीक है, एसी होता है ना, गर्मी में हम लोग यूज करते हैं एसी। तो ए से हो जाएगा आपका असेट्स और सी से हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिवरेज रेशो का फॉर्मूला इसमें हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लेके बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके रिटेल में भी ये 1 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, और ये जो है आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में भी पूछा गया था। तो सेम क्वेश्चन 2 पेपर में पूछा गया था आपका पिछले बार, जो आपका मई में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है कि ओबीडी क्या है केवाईसी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीआई के कहने पे हमारा जो है, हर बैंकों को ये जो है कस्टमर्स को जानना होता है कि कौन कस्टमर्स है, उसके प्रॉपर हमें डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहने होते हैं, जैसे जिनको हम लोग वेरिफिकेशंस बोलते हैं ना, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिससे हम कस्टमर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं। जितने भी स्टाफ, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं किसी भी बैंक पे, तो सबको केवाईसी तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स केवाईसी। क्योंकि बहुत बार कस्टमर पैन कार्ड आपको पकड़ा देते हैं और बोलते हैं ये हमारा केवाईसी है, बट जो है पैन कार्ड आपका केवाईसी नहीं होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है कि क्या केवाईसी नहीं है, तो आंसर क्या होता है कि पैन कार्ड कभी भी केवाईसी नहीं होता। तो कौन कौन से ओडी आप लोग याद करके जाएंगे। पासपोर्ट हो गया, सबको आपको मालूम भी होगा, बैंकों में आप ये सब काम करते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास आधार के पोजीशन का कोई प्रूफ है, वोटर आईडी, या नरेगा ने आपको कोई जॉब कार्ड इशू किया है, या कोई पॉपुलेशन कार्ड का कोई लेटर है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ओवीडी होते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के पोजीशन का प्रूफ, कि आपके पास आधार कार्ड है, उसका कोई प्रूफ है ना, वो भी चल जाएगा। ठीक है, और आधार कार्ड तो है ही हमारे पास। फिर वोटर आईडी और आपका नरेगा ने कोई जॉब कार्ड आपको इशू किया, तो वो सारे हमारे ओवीडी यहाँ पे होते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था व्हाइट लेवल एटीएम के ऊपर। तो देखिए, व्हाइट लेवल एटीएम को सेटअप करना, ऑपरेट करना, सारा काम होता है नॉन बैंक का। ठीक है, बैंक नहीं होते जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं ना। नॉर्मली आप जो एटीएम देखते हो बैंकों में, तो वहाँ पे हर एटीएम के बाहर नाम लिखा होता है। जैसे एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई लिखा होगा, पीएनबी का तो ऐसे लिखा होगा, बीओबी का। तो ये सारे होते हैं आपके ब्राउन लेवल। तो जो व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं वो ऑपरेट ऑन, यानी जो एटीएम का रेंट है, मान लीजिए कोई दुकान है जिसको एटीएम, जिसके अंदर एटीएम सेट करना है, तो रेंट भी कोई नॉन बैंक एंटिटी पे करती है। ठीक है, फिर मशीन लगी, वो भी नॉन बैंक एंटिटी। यहाँ तक कि जो कैश भरवाया जाता है वो भी नॉन बैंक एंटिटी। मतलब बैंकों का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो फिर बैंकों का सर्विस कैसे देते हैं। इसमें होता क्या कि कोई भी बैंक का कस्टमर जा सकता है। मान लीजिए एसबीआई का कस्टमर गया,
व्हाइट लेवल एटीएम से ट्रांसफर्स उसने कर ली, तो ये व्हाइट लेवल एटीएम का जो भी ट्रांसफर्स फी है, जो भी कमीशन है, वो एसबीआई से वसूल लेगा। ठीक है, जैसे बैंकों का एनएफएस होता है ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो ये भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होते हैं कि जो बैंकों के आपस में पेमेंट है ना, पेमेंट कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने क्यों अप्रूवल दिया, इसलिए दिया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हर कोने में एक एटीएम हो इंडिया के, इसीलिए जो है आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम के लिए नॉन बैंक एंटिटी को भी परमिशन दे दिया कि तुम भी ऐसा बिजनेस शुरू कर दो एटीएम सेट करने का। ठीक है, तो जो नॉन बैंक एंटिटीज है वो भी अपना एटीएम सेट कर देती है, जिसको हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। उनका काम वही है, पैसा डालना, दुकान का किराया भरना, एटीएम मशीन का मेंटेनेंस, ए टू जेड सारा काम नॉन बैंक एंटिटी देखती है। ठीक है, कोई भी कस्टमर आके ट्रांसफर कर सकता है, इनका जो भी फी है, जो भी ट्रांसफर फी है, ये उस बैंक से, जिसका भी कस्टमर आया उस बैंक से वसूल लेता है। वसूलने में कौन मदद करता है, एनएफएस, जितने भी बैंकों की सेटलमेंट कराता है ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वही कराता है। ठीक है, तो व्हाइट लेवल में भी वही उनका रोल रहता है। व्हाइट लेवल में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये भी आपका पूछा गया था। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेवल ज्यादातर आपने देखा होगा आजकल जो बड़े बड़े बैंक है, जैसे एसबीआई बात कर लीजिए, पीएनबी, इनके ज्यादातर एटीएम ब्राउन लेवल ही होते हैं। ब्राउन लेवल एटीएम का क्या मतलब होता है, ब्राउन लेवल का मतलब जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन है और जो आपका हार्डवेयर है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। जो एटीएम मशीन है, मशीन भी बैंकों की नहीं होती है, मशीन भी किसकी होती है, किसी सर्विस प्रोवाइडर की होती है मशीन। ठीक है, तो वो लीज पे बैंकों को मशीन देता है कि आप इसको इस्तेमाल कर लो। जैसे हम लोग रूम रेंट पे लेते हैं ना, तो ऐसी वो मशीन बैंक जो है सर्विस प्रोवाइडर से रेंट पे लेती है, लीज पे लेती है मशीन, कौन सी, एटीएम मशीन। हाँ, लेकिन जो उसमें कैश का रख रखाव है और जो कनेक्टिविटी है नेटवर्क का, तो वो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राउन लेवल में, कैश का रख रखाव, और जो हार्डवेयर है वो सारा काम सर्विस प्रोवाइडर देती है। बस जो कैश है, जो पैसा अंदर भरवाना है, खाली करना है, तो पैसे का हिसाब किताब बैंक का स्टाफ रखेगा, बैंक रखेगा। और जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि पैसा है तो कनेक्टिविटी उसी के साथ जुड़ा है ना, तो जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, उसका हिसाब किताब भी बैंक खुद ही रखता है, जिसको हम लोग स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं। ठीक है, और फिर एटीएम के बाहर भी उसी का नाम लिखा होगा, अगर एसबीआई लिखा है तो उसका मतलब एसबीआई उसका स्पॉन्सर है। कैश का रख रखाव का काम कौन कर रहा है, एसबीआई इसमें कर रहा है। ठीक है, तो वही होते हैं हमारे ब्राउन लेवल एटीएम। सो इसमें जो हार्डवेयर है, कनेक्टिविटी, सॉरी, जो एटीएम है वो लीज पे दी जाती है बैंकों पे, और बैंकों को, और बैंक उसका कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी का सारा हिसाब किताब रखते हैं, और उसी बैंक का ब्रांड भी रहता है, मतलब वही बैंक अपना नाम बाहर लिख लेता है। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है कि जो एटीएम का मेंटेनेंस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर होता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी। मतलब एटीएम में क्या होता है, जब तक कनेक्टिविटी नहीं है तो एटीएम मशीन कैसे काम करेगा। आपके पास मोबाइल है, उस पर कनेक्टिविटी नहीं है तो मोबाइल में कुछ भी नहीं चलेगा ना। तो एटीएम भी क्या, एक तरीके का कंप्यूटर, एक मशीन है, तो मशीन की कनेक्टिविटी का हिसाब, पैसे का हिसाब बैंक रखेगा, बाकी सब काम जो है सर्विस प्रोवाइडर रखेगा। ठीक है, बाकी जैसे मशीन है और उसका मेंटेनेंस है मशीन का, एटीएम का, तो वो सारा काम सर्विस प्रोवाइडर का रहता है। स्मॉल अकाउंट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का। स्मॉल अकाउंट क्या होते हैं, तो देखिए स्मॉल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कस्टमर्स ऐसे जिनके पास ओवीडी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग जॉब के लिए यहाँ जाते हैं ना, कुछ मान लीजिए कुछ किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, वो किसी दूसरी जगह जॉब के लिए चला गया, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के किसी कोने में, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास कोई आधार कार्ड, कुछ अपना आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं है, हमने 6 ओवीडी की बात की थी ना ऊपर, तो कुछ भी उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है, तो उस केस में बिना आईडी प्रूफ के जो है वो स्मॉल अकाउंट खोल सकते हैं। बट स्मॉल अकाउंट का टाइम है कि आपके पास 1 साल का टाइम होता है, कि 1 साल के अंदर अंदर आप अपना केवाईसी जो है अपडेट कर दीजिए, और उसके बाद आपका स्मॉल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट बन जाएगा। अगर आप प्रूफ दे देते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया आधार कार्ड, ये उसको आने में टाइम लग रहा है, तो उस केस में आपको 1 साल की मोहलत और दे दी जाती है, यानी मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है अकाउंट को कन्वर्ट कराना ही रहता है। टाइम तो वैसे 1 ही साल है, पर अगर आपने प्रूफ दे दिया कि हाँ अभी आधार कार्ड मेरे को मिला नहीं है, मेरे को आईडी प्रूफ मिला नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, उसके लिए आपको 1 साल का टाइम और दे दिया जाता है स्मॉल अकाउंट में। ठीक है, तो स्मॉल अकाउंट एक्जैक्टली होते क्या है और किसके लिए होते हैं स्मॉल अकाउंट, तो ऐसे लो रिस्क के इंडिविजुअल कस्टमर हु डज नॉट पोजेस एनी ऑफ ओवीडी, तो जिसके पास कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो जो है स्मॉल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल अकाउंट फिर तो स्मॉल अकाउंट किस हिसाब से खोले जाते हैं, इट मे बी ओपन ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ एंड अफेक्शन ऑफ सिग्नेचर ऑन थंब। तो एक पर्सन जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है, उसमें उसकी फोटो और उसका साइन उतना ही सफिशिएंट, और उसके हिसाब से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशंस रहती है, इसको बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। तो उसके लिए कंडीशंस क्या रहती है, कंडीशंस देखेंगे। एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट, तो पूरे साल जो है उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशंस क्या है, एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल,
तो जो पैसे या जो विड्रॉ होगा या जो ट्रांसफर होगा किसी महीने में, तो 10,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते। यानी विड्रॉ की लिमिट भी 10,000 है, या अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसकी लिमिट भी 10,000 है। इससे ज्यादा का पैसा आप इस अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक महीने की बात हो रही है। बैलेंस किसी भी टाइम 50,000 से ज्यादा का बैलेंस नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स आपके स्मॉल अकाउंट के, और इन्हीं 3 फीचर्स को लेके काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या है कि किसी महीने 10,000 से ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। सॉरी, किसी भी महीने आप 10,000 से ज्यादा का विड्रॉ नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपका बैलेंस 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा, साल भर में जो आप क्रेडिट कर रहे हैं, जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं स्मॉल अकाउंट में, वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस आपके स्मॉल अकाउंट के लिए एप्लीकेबल होती है। फिर और भी है इसमें, फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिट टू स्मॉल अकाउंट्स विदाउट। तो जैसे फॉरेन से कहीं से पैसा आया, मान लीजिए आपके स्मॉल अकाउंट में पैसा आ सकता है, नहीं, फॉरेन रेमिटेंस को आपके अकाउंट में नहीं भेज सकते। पहले आपको अपना अकाउंट केवाईसी मतलब नॉर्मल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें बाहर से पैसा भेज सकते हो। तो फॉरेन रेमिटेंस अलाउ नहीं होता। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 12 महीने। वैलिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 12 महीने, विच में बी एक्सटेंड बाय अनदर 12 मंथ। वैसे तो 12 महीने होती है इनिशियली, अगर इसको आप चाहे तो 12 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? इफ द पर्सन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर ओवीडी, तो पर्सन को प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने ओवीडी के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे हम लोग कुछ अप्लाई करते तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है ना, रिसिप्ट या कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ओवीडी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उस केस में 12 महीने का टाइम और दे दिया जाता है। इफ प्रॉपर केवाईसी नॉट सबमिटेड, अब मान लीजिए टोटल 24 महीना हो गया, 12 महीने पहले प्लस 12 महीने आपको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया था, तो 24 महीने के अंदर अंदर अगर आपने केवाईसी नहीं दिया तो आपके अकाउंट में जो ट्रांसेस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल ट्रांसेस आर ब्लॉक्ड इन दी अकाउंट। और लास्ट एक लाइन लिखी कि ये जो है सीबीएस लिंक्ड ब्रांचेस में खुलते, तो आजकल जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी बैंक है, सारे सीबीएस वाले ही है। ठीक है, और चलिए इसके साथ ये वाला जो सिंपल सा क्वेश्चन है ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो स्मॉल अकाउंट के फीचर्स में ये जो 3 पॉइंट है ये आप लोग याद कर लीजिए, इसके फीचर्स में क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका ये जो है ना टाइम को लेके 5वां पॉइंट। ठीक है, तो पहले 3 पॉइंट और 5वां पॉइंट, इतना आप लोग याद कर लीजिए। स्मॉल अकाउंट के लिए इतना सफिशिएंट है, इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस 50 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। किसी भी महीने जो आप विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। सारा का सारा क्रेडिट एक साल में 1 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता। और लास्ट क्या था कि जो है आपको 12 महीने का टाइम मिलता है कि केवाईसी करा लो। अगर आपने प्रूफ दे दिया कि हमने ओवीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में 12 महीने का टाइम और दे दिया जाएगा। 24 महीने के अंदर अंदर अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया तो उस केस में आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। पीएमएवाई का टारगेट क्या है रूरल के लिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था सिंपल सा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो यहाँ पे लिखा है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना पियोन। तो पहले 2021 तक था ना, ये बोला था कि 2021 तक रहेगा, फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया था मार्च 2024 तक। और टारगेट है 2.95 करोड़ रूरल हाउसेस, 2,95,00,000 इतने सारे रूरल हाउसेस बनाने का इसका टारगेट है। तो इस टारगेट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको ऐसे आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। जो नंबर्स है, इतना टारगेट है तो हमें मेमोराइज ही करना पड़ेगा ना। तो 2.95 करोड़ का 2.95 करोड़ का यहाँ पे टारगेट रखा गया था। ठीक है, ये पीएमएवाई का टारगेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था आपका, जो एटीडी सेक्शन है। एटीडी क्या होता है कि जो हेल्थ है आपका, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसमें आप एटीडी सेक्शन के तहत एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो इसमें लिमिट क्या है, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है 1 लाख तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है साल में, इफ अवेल, अगर सीनियर सिटीजन भी है। अगर जैसे आपने पेरेंट्स का भी खर्चा किया इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में, तो जो आपने एक्चुअली एटीडी क्या होता है कि जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना, जैसे आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया उसके आप प्रीमियम पे करते हो, तो प्रीमियम पे ये डिस्काउंट रहता है, आपको एग्जम्पशन रहती है। तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है, अगर उनके लिए भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट की है, तो उस केस में आप 1 लाख तक एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। 1 लाख किसका? जो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया। जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है ना, तो वो जो प्रीमियम अमाउंट है उसका 1 लाख तक का आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इफ सीनियर सिटीजन। लेकिन मान लीजिए आपने किसी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं लिया, बस खुद के लिए लिया और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, उस केस में आप मैक्सिमम 50,000 तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 1 नंबर का, सिंपल सा है। वैसे तो 50,000 तक का, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन इंक्लूड है, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं किसी सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, उनका एज 65 है ऐसे करके, तो उस केस में आप 1 लाख तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो सिर्फ 50,000 तक का ही आप जो है इंश्योरेंस में एग्जम्पशन क्लेम कर पाएंगे प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, एलटीवी रेशो क्या है हाउसिंग लोन का। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, और देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग कोई आपको बहुत टफ एग्जाम नहीं है। पहले ये सीआईबी में होता था ऑप्शनल इलेक्टिव में, और बहुत से लोग रिटेल बैंकिंग लेते, तो ये बहुत ईजी है। आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, फिर अकाउंटिंग पढ़ी है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है आपने, तो काफी मुश्किल चीज आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। तो
आपके लिए रिटेल एक बहुत मुश्किल या टफ सब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते। ये बस ऐसा है कि वीडियो एक बार देख लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो बार बार देखने वाला सिस्टम इसमें नहीं रहता। एलटीवी, एलटीवी क्या होता है? लोन टू वैल्यू। अब लोन टू वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए लोन टू वैल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं जिसकी कीमत है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। तो क्या बैंक आपको पूरा 1 करोड़ का लोन दे देगा? नहीं। बैंक बोलता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ अपना मार्जिन भी लगाइए। पूरा 100% बैंक कभी भी फाइनेंस नहीं करता। तो यानी कुछ मार्जिन भी रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक आपसे बोल रहा है कि हम 85 लाख का लोन देंगे, बाकी 15% आप अपनी तरफ से लेके आइए। ठीक है, 15%, 15 लाख सॉरी। तो 15 लाख जो आप अपनी पॉकेट से लाते हैं उसको बोलते हैं मार्जिन, और बाकी तो बैंक 85 आपको लोन ही दे रहा है। ठीक है, तो लोन टू वैल्यू का मतलब कितने का लोन दे रहा है बैंक और उसकी वैल्यू कितनी है। हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ का आपकी वैल्यू है, तो 1 करोड़ आपका वैल्यू हो जाएगा। और लोन बैंक कितने का दे रहा है? बैंक दे रहा है 85 लाख का लोन। ठीक है, इसको परसेंट में निकाल लीजिए, या आ जाएगा आपका 85%। यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, उसमें से 85 लाख का बैंक लोन दे रहा है, तो 85% तक का बैंक लोन दे रहा है। तो ये 85% आपका हो जाएगा लोन टू वैल्यू। ठीक है, तो लोन टू वैल्यू बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और जब भी आप जैसे मान लीजिए फील्ड ऑफिसर है, कोई लोन में आप काम कर रहे हैं, तो आपको एलटीवी का कंसेप्ट हमेशा डेली यूज करना होता है। तो लोन टू वैल्यू में क्या होता है कि वैल्यू कितनी है, मतलब जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है और लोन बैंक कितना दे रहा है। ठीक है, तो वही आपका लोन टू वैल्यू। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैंक 100% आपको फाइनेंस करे। आप बोल रहे हो कि मेरा घर 1 करोड़ का, बैंक 1 करोड़ का लोन देगा, मुझे अपनी पॉकेट से एक भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक हमेशा कस्टमर से बोलता है कि आप भी अपना कुछ मार्जिन लेके आइए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। तो लोन टू वैल्यू कितना है हाउसिंग लोन के लिए? तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट हमें याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपका जो घर है जो 30 लाख तक का है, तो उस केस में 90% तक का बैंक लोन दे देगा। 30 लाख से 75 लाख तक का है तो 80% तक दे देगा लोन। और 75 लाख से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 75 लाख से ज्यादा, तो 75% तक का एलटीवी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू है। ठीक है, ये आपका वैल्यू है और ये आपका लोन है। ठीक है, लोन टू वैल्यू। तो अगर 30 लाख तक आप घर ले रहे हैं, घर की कीमत आपकी 30 लाख तक, तो उस केस में बैंक 90% तक फाइनेंस देगा। तो एलटीवी क्या है? 90%। तो 90% एलटीवी, इसका मतलब हर चीज अपने में 100% है, क्योंकि 30 लाख तो पूरा है ना, उसमें से 90% बैंक दे रहा है। 30 लाख का 90% कितना होता है? ये होता है 27 लाख। तो बाकी 3 लाख कहाँ से आएंगे? वो आप अपनी पॉकेट से लगाएंगे, जिसको लोग मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो एलटीवी कितना होता है? 30 लाख तक के लिए एलटीवी है 90%। 30 लाख से 70, जैसे मान लीजिए आपका घर है 50 लाख का, तो 30 से 75 वाले ब्रैकेट में आ जाएगा ना। मान लीजिए आपका घर है 50 लाख का, तो आपका आ जाएगा 30 से 75 वाले ब्रैकेट में। तो ठीक है, तो उसके से बैंक 80% तक का लोन देगा। आपके 50 लाख का 80% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 40 लाख ना। हाँ, ठीक है, तो 50 लाख का घर है, 40 लाख बैंक देगा, बाकी का 10 लाख हमें अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। 75 लाख से ऊपर आपके घर की कीमत, तो बैंक 75% देगा। 75 लाख से ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया ना 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ है तो बैंक 75 लाख देगा, बाकी का 25 लाख हमें अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है आपका एलटीवी। और क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा गया था, जो तीसरा है ना, कि अगर घर की वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है तो कितने का एलटीवी है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अगर हाउस की वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है, मोर देन 75 लाख, तो एलटीवी कितना होता है? तो आंसर कितना होना चाहिए? 75% एलटीवी होता है। ठीक है, तो ये हमें याद करके जाना है। 30 लाख तक है 90, 30 से 75 तक 80, 75 से ज्यादा है 75 लाख से ज्यादा, तो 75%। ठीक है, तो ये वाला आप याद करके चाहिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं आगे भी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मेमोरी बेसिस पे हो गया। 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीआरईडीएस। ठीक है, तो टीआरईडीएस क्या होता है? तो देखिए टीआरईडीएस क्या होता है उससे पहले समझते हैं कि क्यों होता है, मतलब किसके लिए होता है। तो जितने भी जो एमएसएमईज है, जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है, उनके लिए होता है ये। ठीक है, तो आप और हम हमारे लिए नहीं है, ये है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो ये क्या काम आता है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को किस तरह से मदद करता है? तो इसमें होता क्या है कि जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज होती है ना, वो आपको उनके पास मान लीजिए कोई छोटी है, कोई मान लीजिए माइक्रो एंटरप्राइज है, उसने क्या किया, कोई सामान बना के बेचा। ठीक है, उसने मान लीजिए कंपनी जिसका नाम है एबीसी, उसने उसको सामान बना के बेचा। तो एबीसी ने बोला कि जब सामान बिक जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। तो इसने एक रिसीवर लिखवा लिया कि मान लीजिए इसने सामान बना के बेचा 10 लाख का, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेगा या एक रिसीवर बना लेगा कि मैंने 10 लाख का सामान आपको बेचा है और पेमेंट आप मेरे को 2 महीने बाद कर दोगे। तो ये जो पेपर बन गया, इस पेपर को हम लोग बोलते हैं रिसीवल, इसको आप ट्रेड रिसीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है माइक्रो एंटरप्राइज, जिसने 10 लाख का सामान एक एबीसी कंपनी को बेचा है, और वो जो आपकी एबीसी कंपनी है, उस कंपनी ने बोला मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपका सामान बेच के आपको 2 महीने में पैसे देता हूँ। तो 2 महीने तक इसका पैसा अटक गया, किसका?
माइक्रो स्मॉल का। मान लीजिए अगले दिन ही इसको कहीं से ऑर्डर मिल गया, तो उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना, तो कहाँ से ये पैसे अरेंज करें? तो उस केस में क्या करा सकते हैं कि ये ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे जाके, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? TREDS, ट्रेड रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। डिस्काउंट का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवल तो हम लोग समझ गए ना, रिसीवल, ये जो बिल का टुकड़ा है, ये जो कागज का टुकड़ा है जिसमें ये लिखा है कि 10 लाख रुपए 2 महीने बाद दे देंगे। कौन दे देगा? ABC दे देगा। तो वो जो कागज का टुकड़ा है उसको हम लोग रिसीवल बोलेंगे, क्योंकि उसने बिजनेस किया है, तो उसको हम लोग ट्रेड रिसीवल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट का मतलब क्या? 100 रुपए की चीज है, जैसा होता है ना, 100 की चीज आप 80 में लेके जाओ, 100 का 80, तो वो क्या है? वो डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। 100 का माल 80 में आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंट है। तो सेम ऐसे ही होता है कि आपका जो रिसीवर्स है उसको आप डिस्काउंट करा सकते हैं। जैसे हम लोग फैक्टरिंग फोरफिटिंग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक जो आपका रिसीवर है उस पर आपको 80% तक या 85% तक फाइनेंस कर देता है। ठीक है। मान लीजिए आपके रिसीवर की वैल्यू 10 लाख है, तो बैंक आपको 8 या 8.5 लाख तक दे देता है। बाकी का जो पैसा बचा 1-1.5 लाख, वो जो पेमेंट आ जाएगी 2 महीने बाद तब दे देगा। पर अभी तो इमीडिएट कस्टमर को 8-8.5 लाख मिल जाते हैं। ये है हमारा फैक्टरिंग का सिस्टम। तो सेम TREDS भी एक फैक्टरिंग ही है, बस फर्क इतना है कि ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो कस्टमर अपनी सारे डिटेल्स, अपना जो रिसीवर है ना, उसको ऑनलाइन वो डाउनलोड कर देगा, ऑनलाइन इस साइट पे अपलोड कर देगा, सॉरी। ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा? अपना रिसीवर TREDS पे कर देगा अपलोड। तो इसमें ये जो TREDS के मेंबर है, ये काफी सारे बैंक, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट्स, तो बहुत सारे इसके मेंबर्स रहते हैं। ठीक है। तो उसमें से जिसको भी पसंद आता है वो बोली लगाएगा। बोली जैसे कि हम आपके बिल के लिए आपको 70 तक या 75% तक जो है डिस्काउंट कर देंगे। तो जो ऑप्शन MSME को, माइक्रो स्मॉल को बेस्ट लगता है, हमारे एग्जाम्पल में ये माइक्रो एंटरप्राइज ने अपना 10 लाख का रिसीवल ऑनलाइन अपलोड कर दिया। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बैंक रहते हैं इसके मेंबर्स, SBI भी है, PNB भी है, बहुत सारे। तो एक तरह से बोली लगाते हैं कि आपका जो ये ट्रेड रिसीवल है, और यहाँ तक कि जिसने खरीदा होता है ना, ये जो ABC है, ABC भी इसके मेंबर रहती है ना, तो सभी के सभी इसके मेंबर है। तो उसने ऑनलाइन अपना अपलोड किया कि मेरे को इसको डिस्काउंट कराना है, तो सब बोली लगाएंगे। एक बैंक बोलेगा मैं आपको 70% तक दूंगा, दूसरा बोलता है 75%, तीसरा बोलता है 80%। तो जो माइक्रो को बेस्ट लगता है, इसको लगता है हाँ 80% वाला अच्छा है, तो उसको वो फाइनल कर लेता है। तो इस वजह से आपका TREDS काम करता है। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये फायदा गवर्नमेंट ने दिया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को, कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ये लोगों को जैसा था सॉरी रोजगार देती है। ठीक है। तो गाँव में, घरों में लोगों के पास बहुत बेरोजगारी है, तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, इनसे बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे जो गाँव में है, कस्बे में, लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है। तो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज की मदद करना चाहती है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लेके आई है। ठीक है। तो वही है, TREDS क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंस एंड डिस्काउंट ऑफ ट्रेड रिसीवल्स ऑफ माइक्रो। तो जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज होती है, उनके ट्रेड रिसीवल को डिस्काउंट करने के काम आता है कौन? TREDS थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप बैंक के पास जा रहे हो फैक्ट्री में, आप SBI के पास गए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको SBI जो रेट बोलेगा, उसने बोला 80 देंगे, 85% तक डिस्काउंट करेंगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। पर ऑनलाइन अगर बहुत सारे फाइनेंसर ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से बोली लग जाएगी ना, और आपको जो ऑफर सबसे अच्छा लगता है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये फायदा रहता है TREDS का। ठीक है। तो ये RBI ने इसको शुरू किया इनिशिएटिव को अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो 2007 का जो एक्ट है, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है टू फैसिलिटेट MSME रिसीवल पेमेंट। तो जो MSME है उनको पेमेंट मिल जाए, ठीक है, अलग अलग फाइनेंसर से ऑनलाइन ही, तो उसी पर्पज के लिए इसको बनाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म इज टू एड्रेस द क्रिटिकल नीड ऑफ MSMEs। तो MSMEs की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया। ट्विन इश्यूज, तो 2 इशू आपको फेस करने पड़ते हैं। किसको? माइक्रो स्मॉल को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को 2 इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक तो प्रॉम्प्ट इन कैशिंग रिसीवल। रिसीवल क्या है? कागज का टुकड़ा, 2 महीने तक पैसा फंस गया, तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की चाहती है कि हमें इमीडिएट पैसा मिल जाए। तो इसमें क्या है कि आप अपना ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट, अपना रिसीवल, और कई सारे फाइनेंसर है, बोली लगाएंगे, जो आपको बेस्ट लगता है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इमीडिएटली आपको कैश मिल जाता है। एंड इन एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क, तो किसी भी टाइप का क्रेडिट रिस्क भी आपको यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये, और यहाँ पे जो है MSME के जो सेलर है, कॉर्पोरेट है, बायर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, PSUs है, ठीक है, बैंक, नॉन बैंक, तो सारे के सारे इस जो है TREDS के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। तो आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा बिल किस रेट पे बिक रहा है, और उस हिसाब से बोली लगाई जाती है। ठीक है। चलिए, ये आपका यहाँ पे इसमें हो गया। और यहाँ पे जो बिजनेस हुआ ना, इसने जो बिजनेस वॉल्यूम किया, तो 2021-22 में डबल हो गया। तो उससे पहले 21-22 से पहले कौन सा था? 20-21 का फाइनेंशियल में 6500 करोड़ तक का बिजनेस हुआ था इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और 21-22 में ऑलमोस्ट डबल हो गया, 13,400 करोड़ का। ठीक है। तो 6500 का ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, तो इतना अच्छा ग्रोथ इस प्लेटफॉर्म ने दिया है। इसको लॉन्च 2016 में किया गया था।
ठीक है, तो वही आपका TRADS प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो समझ गई ये एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे ऑनलाइन है, इसमें जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है अपनी रिसीवर्स को, वो अपना सामान नहीं बेच रही, वो अपना रिसीवर जो है प्रोडक्ट नहीं बेच रही, उसके पास जो बिल है ना जिसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं, उस रिसीवर को अपलोड कर रही है और बोल रही है कि कोई मेरे को उस रिसीवर के बेसिस पे पेमेंट दे दो, मेरे को पैसा दे दो 80% 85%। तो बोली लगाई जाती है, जितना भी होगा उसको डिस्काउंट किया जाता है अलग अलग फाइनेंसेस के द्वारा। तो जो ऑप्शन उसको बेस्ट लगता है, जिस फाइनेंसर जैसे बैंक हो गया, ठीक है, नॉन बैंक फाइनेंशियल एंटिटी हो गया, तो उन्हीं को यहाँ पे फाइनेंसर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने ये टर्म इस्तेमाल की पहली बार, हु कॉइन्ड द टर्म, तो किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड इस्तेमाल किया, तो उनका नाम था जॉन मैकर्थी। ठीक है, जॉन मैकर्थी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं। ह्यूमन माइंड की नकल करना। जैसे मंकी क्या करते हैं, अगर जनरली मंकियों को इस चीज के लिए बोला जाता है ना कि जैसे इंसान करता है वैसी हरकतें करते हैं, तो एक मशीन अगर ह्यूमन की नकल करने लगे, ह्यूमन का दिमाग किस तरह से सोचता है, चीजों को कैसे प्रोसेस करता है, अगर एक मशीन उस तरीके से सोचने लगे तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड की कॉपी करना। एक ऐसा फिर वो मतलब किया कैसे जाता है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखा जाता है, और प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, मशीन भी उसी तरह से काम करे, उसी पर्पज के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है। और उस प्रोग्राम की हेल्प से जो है जो कंप्यूटर्स है वो भी मशीन है वो ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी, जैसे कुछ रोबोट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी कर पा रहे हैं जैसा कि ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है, और ये इसमें जो है मशीन लर्निंग भी होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है एक्चुअली, मशीन लर्निंग का मतलब है जैसे आप लोग टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं ना, तो वैसे ही मशीन्स भी सीखती है, तो वही होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार जॉन मैकर्थी ने बताया था, और उनका ये बता रखा है 1927 से 2011 तक वो रहे थे। ठीक है, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही पहली बार ये टर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, इस बार भी ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन इसमें से था आपका SMA1, ये वाला पूछा था एक्चुअली। ठीक है, SMA1 क्या होता है, अभी SMA क्या है, SMA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। और स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, तो देखिए जब भी आपका अकाउंट NPA होता है तो उससे पहले वो स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए स्टैंडर्ड 90 डेज तक, अगर किसी कस्टमर ने 90 डेज तक EMI नहीं पे की, तब तक 90 डेज तक उसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे ही 90 डेज क्रॉस कर गया उसको हम लोग बोलते हैं NPA हो गया। ठीक है, तो हमें NPA के बाद की स्टोरी नहीं पढ़नी, स्पेशल मेंशन अकाउंट NPA के पहले की स्टोरी होता है। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो SMA में 3 कैटेगरी होती है, SMA0, SMA1, SMA2। SMA0 क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 1 दिन से 30 दिन तक अगर कोई बॉरोवर मान लीजिए उसका EMI उसको आज पे करना है, 1 तारीख को पे करना है मान लीजिए। ठीक है, 1 तारीख से 30 तारीख तक, मतलब 30 दिन होकर उसने EMI नहीं पे किया, तो 30 दिन तक उसका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी में रहता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में कब रहता है, 31 से 60 दिन तक। स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में कब रहता है, 61 से 90 डेज तक। और फिर 90 डेज के बाद क्या होता है वो मैंने बताया ना, जैसे ही 90 डेज क्रॉस करेगा तो NPA बन जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है ये स्टैंडर्ड अकाउंट ही होता है, कोई NPA नहीं होता, ये स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी होती है। दूसरी बात, टाइम के हिसाब से बनाएंगे। SMA0 1 महीना, SMA1 आगे का 1 महीना, SMA2 आगे का 1 महीना, तो टोटल ये 3 महीना हो गया ना। तीनों पहले महीने वो SMA0 में है, अगले महीने वो SMA1 में, और उससे अगले महीने SMA2। आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा, जो डेट्स है ना, इसको ये जो नंबर्स इसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि 1 से 30 दिन तक कोई भी डिफॉल्टर अगर 1 से 30 दिन तक डिफॉल्ट करेगा तो उसको SMA0 बोलते हैं। डिफॉल्ट करते करते 31 से 60 दिन हो गए, तो 31 से 60 दिन तक वो SMA1 में रहता है, और 61 से 90 में वो SMA2 में रहता है। जैसे ही 90 डेज क्रॉस करेगा तो वो NPA बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेस। इसमें भी फिर आगे चलता है डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, और उससे पहले यहाँ पे सॉरी सब स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, 90 डेज क्रॉस करते हुए NPA का कैटेगरी हो जाएगा। सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड में जाएगा, फिर डाउटफुल में जाएगा, और फिर लास्ट में लॉस में जाएगा। डाउटफुल में D1, D2, D3 3 कैटेगरी होता है ना। पहले 1 साल तक डाउटफुल 1 में रहता है, फिर आगे के 2 साल तक D2, फिर आगे के 2 साल क्रॉस करने के बाद D3 में आता है, और सब स्टैंडर्ड भी 1 साल तक रहता है। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पे बताई गई है। ये जो है इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 का टाइमिंग क्या है, तो आंसर क्या था 31 to 60 डेज। एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था, व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी एक्ट। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी एक्ट क्या होता है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द मेंबर बैंक विल ट्रीट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर एज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी बैंक है वो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, उसकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको प्राइवेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल। मतलब बैंक किसी
थर्ड पार्टी से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। तो वो इसी राइट टू प्राइवेसी एक्ट के तहत है, क्योंकि बैंकों को तो कस्टमर की सारे मालूम है ना कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बारे में उसका एड्रेस क्या है, तो उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बैंक जानता है। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल डेटा किसी के अकाउंट में मान लीजिए 1 करोड़ है या किसी के अकाउंट में 10 करोड़ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंकों को पता रहती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि बैंकों को पता है, या किसी ने 1 करोड़ का 10 करोड़ का लोन लिया है, सब कुछ बैंकों को मालूम है। तो बैंक इस एक्ट के तहत, राइट टू प्राइवेसी एक्ट के तहत बोलते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, हम आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो वो इसी एक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है, द मेंबर बैंक विल ट्रीट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर एज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो ये जो है बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स जो है कोड बनाया गया था, बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर कोड जनवरी 2018, तो उसी के तहत ये आपका राइट टू प्राइवेसी एक्ट इसमें बोला गया। तो मतलब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बैंक किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो चीज इस वाले एक्ट में बोली गई थी। और हाँ, ये नेफ्ट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्ट में कितने नंबर का यूटीआर नंबर होता है, तो नेफ्ट में 16 डिजिट का होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आरटीजीएस में 22 डिजिट का होता है। ठीक है, आरटीजीएस में 22 डिजिट का यूटीआर नंबर होता है और नेफ्ट में 16 डिजिट का होता है। नेफ्ट आरटीजीएस को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खासतौर पर उसका यूटीआर नंबर आपको याद करके जाना चाहिए। ये क्वेश्चन था। नेफ्ट में कितनी साइकिल्स होती है, 48 आवर्स की होती है, 48 साइकिल्स होती है, आधे घंटे की, और यूटीआर नंबर 16 डिजिट का होता है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो एक सेंडिंग बैंक जो पैसा भेज रहा है, फिर सेंडिंग का सर्विस सेंटर, फिर नेफ्ट का, देखिए पैसा कैसे जाता है, नेफ्ट से पैसा कैसे जाता है, तो पहले आपकी कोई ब्रांच है, मान लीजिए एसबीआई की कोई ब्रांच है दिल्ली में, वो एक ब्रांच होगी, तो वो अपने सर्विस सेंटर को पैसा भेजेगी। ठीक है, फिर वहां से जो आपका नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, ये जनरली आरबीआई के पास होता है। ठीक है, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, फिर वहां से जो रिसीविंग बैंक है ना, तो उसका भी सर्विस सेंटर वहां पहुंचेगा, और फिर आपका रिसीविंग यानी बेनिफिशियरी ब्रांच तक पहुंचेगा। तो 5 जगह होके आपका पैसा इस तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, पहले सेंडिंग बैंक हो जाएगा, फिर उसका सर्विस सेंटर, ऐसे नेफ्ट क्लियरिंग जो कि आपस में सेटलमेंट कराएगा, क्लियरिंग कराएगा, फिर रिसीविंग वाले का सर्विस सेंटर, और फिर रिसीविंग यानी बेनिफिशियरी ब्रांच। तो 5 पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती है। किसमें, नेफ्ट में कितने डिजिट का यूटीआर नंबर होता है, नेफ्ट में 16 डिजिट का होता है। ऐसे आरटीजीएस में कितने नंबर का होता है यूटीआर, आरटीजीएस में होता है आपका 22 डिजिट का यूटीआर नंबर। ठीक है, यूटीआर नंबर को क्वेश्चन जो है लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिविल स्कोर को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट सिविल स्कोर जनरली क्या होता है, 700 प्लस, मतलब 700 प्लस आपका सिविल स्कोर है तो बैंक आपको लोन के लिए हाँ बोल देता है, मना नहीं करता। ठीक है, तो सिविल स्कोर क्या है कि कस्टमर का जो क्रेडिट रिपोर्ट है, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, आपने कैसा किया, ए स्कोर है, बी स्कोर, तो आपका रिपोर्ट कार्ड है, ऐसे कस्टमर का क्रेडिट रिपोर्ट कार्ड होता है कौन सा, सिविल स्कोर। ठीक है, तो उसने कितना लोन लिया, उन सब की एनालिसिस की जाती है, और 3 नंबर का एक डिजिट, एक कोड जनरेट होता है जिसको हम लोग सिविल स्कोर बोलते हैं। ये 300 से लेकर 900 तक जा सकता है। तो जो वर्स्ट है वो आपका 300 और जो बेस्ट है वो आपका 900 है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई बेस्ट हो, तो कोई जो है मीडियम रेंज भी आ सकता है। तो 700 तक का जो है, मिनिमम 700 प्लस तक का स्कोर है, उसको एक अच्छा सिविल स्कोर मान लिया जाता है। ये आपका सिविल स्कोर को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी तो नहीं, पर जब ये आपका रिटेल बैंकिंग सीआईबी में हुआ करता था ना, तो उसमें जो है इस रेंज को लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि सिविल स्कोर की रेंज क्या होती है। तो आंसर क्या है, 300 से लेके 900 तक इसकी रेंज होती है। चलिए, इसके साथ ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पार्ट है जो मेमोरी बेस, इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ और मेमोरी बेस क्वेश्चंस को हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।